नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने कल ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अध्ययन किया था। ग्लाइकोलाइसिस का सार एवं पायरुविक अम्ल का भविष्य के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज के वीडियो में हम पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण। पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण। हाँ भाई, कोशिका द्रव्य में क्या बनता है? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल कहाँ पे बनता है? कोशिका द्रव्य में। अर्थात ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य के अंदर। अब ये कोशिका द्रव्य में बना पायरुविक अम्ल है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके श्वसन का जो दूसरा चरण है वो आरंभ करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री भाग में, कौन से भाग में? मैट्रिक्स वाले भाग में पायरुविक अम्ल से, किससे? पायरुविक अम्ल से एक CO2 जो परमाणु, CO2 का जो अणु है, पायरुविक अम्ल से अधात्री भाग में एक CO2 का अणु निकल जाता है। अर्थात एक कार्बन परमाणु का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। एक कार्बन परमाणु का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। एक कार्बन परमाणु ऑक्सीकृत हो जाता है। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। यानी अधात्री भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री भाग में 3 कार्बन वाले पायरुविक अम्ल से एक कार्बन CO2 के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस क्रिया को ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। इस क्रिया के बाद में, यानी ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया के बाद में पायरुविक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है और बाद में कोएंजाइम A के साथ जुड़ करके, बाद में ये किसके साथ जुड़ करके, 2 कार्बन वाला जो पायरुविक अम्ल बचा है वो किसके साथ? कोएंजाइम A के साथ जुड़ करके एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण करता है। इसके लिए सहकारक काम आते हैं। इसके लिए कौन काम आते हैं? सहकारक काम में आते हैं। ये सहकारक 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? कोएंजाइम A, NAD+, Mg++ और LA यानी लिपोइक अम्ल और TPP यानी थायरोमीन पायरोफास्फेट। ये हमारे 5 क्या है? सहकारक हैं जो इस क्रिया के लिए काम में लिए जाते हैं। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A बना है, यह एसिटाइल कोएंजाइम A को ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। किसके बीच की? ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के
बीच की योजक कड़ी कौन है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए है। ये ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ने के कारण इस अभिक्रिया को हम योजक अभिक्रिया या फिर लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? योजक अभिक्रिया या लिंक रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा पायरुविक अम्ल था। क्या था? पायरुविक अम्ल। कहाँ बना? ये कोशिका द्रव में। इसका 2 अणु बनते हैं, लेकिन अपन एक अणु की बात कर रहे हैं। ये पायरुविक अम्ल है। ये कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया की कहाँ पे जाएगा? अधात्री भाग में। और अधात्री भाग में कोएंजाइम ए के साथ जुड़ करके किस एंजाइम की उपस्थिति में? पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है और साथ में CO2 बाहर निकलती है। अगर हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो ये 2 अणु हो जाएंगे, तो परमाणु भी CO2 कितने निकलेंगे? 2 CO2 के परमाणु निकलेंगे। सहकारक के रूप में यहाँ कौन काम आ रहे हैं? Mg++ La यानी लिपोइक एसिड, TPP यानी थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये NAD है, वो NADH2 में अपचयित हो जाता है। तो यहाँ पे 2 अणु हैं, तो NAD के भी कितने अणु काम आएंगे? 2, और 2 ही NADH2 के अणु बनते हैं। इस तरह जो पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के ऑक्सीकरण से एसिटाइल कोएंजाइम ए के कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। कितने अणु बनेंगे? 2 अणु एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनते हैं। और साथ में 2 NADH2 का निर्माण होता है। 2 किसका निर्माण होता है? NADH2 का। एक NADH2 से हमें पता है 3 ATP बनते हैं। एक NADH2 से कितने ATP बनते हैं? तो 2 NADH2 से यानी 2 × 3 बराबर 6 ATP का निर्माण होगा। कितने ATP का निर्माण होगा? 6 ATP का निर्माण होगा। तो ध्यान रखना, लिंक रिएक्शन से कितने ATP बने? 6 ATP बने। अब हमारा अगला बिंदु आता है, ये हमारी लिंक रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तीसरा पॉइंट इसका, जिसको हम क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। या इसका नाम सिट्रिक अम्ल चक्र भी है। इसको TCA भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। TCA चक्र भी इसको कहा जाता है। हाँ भाई, TCA चक्र को हम एक TCA के डायग्राम से समझते हैं, जो हमने पहले से बढ़ाया हुआ है। तो इसको समझना कि ये तो लिंक रिएक्शन हो गई। इसमें ये रिएक्शन अपन ने देख ली, पायरुविक अम्ल है, 3 कार्बन वाला है। यहाँ पे कोएंजाइम A जुड़ा, NAD है वो NADH2 में टूट गई, CO2 बाहर निकल गई, और एंजाइम कौन सा काम आया? पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आया। और क्या बन गया हमारे पास? एसिटाइल कोएंजाइम A। अब पायरुविक अम्ल 3 कार्बन वाला है, 1 कार्बन यहाँ पे निकल गया, तो 2 कार्बन वाला क्या बन गया हमारे पास? एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाता है। अब ये 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम A, 2 कार्बन वाला एसिटाइल
कोएंजाइम ए किसके साथ, 4 कार्बन वाले ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के साथ जुड़ता है। OAA कैसा है, 4 कार्बन वाला है। 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़ेगा, तो 4 और 2 6 कार्बन हो गए, यानी 6 कार्बन वाला क्या बनेगा, सिट्रिक अम्ल बनता है। कोएंजाइम ए यहाँ से बाहर निकल जाता है, जो फिर से दूसरे पायरुविक अम्ल के साथ जुड़ने के काम आएगा। हाँ भाई, इस क्रेब्स जो चक्र है, इस चक्र की खोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये जो चक्र संपन्न हो रहा है, इस चक्र की खोज क्रेब्स ने की। किसने की, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की, इसलिए तो इसका नाम क्या पड़ा, क्रेब्स चक्र। दूसरी बात, इससे बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद, इससे बनने वाला जो पहला जो उत्पाद है वो 6 कार्बन वाला सिट्रिक अम्ल है। क्या है, 6 कार्बन वाला सिट्रिक अम्ल है, इसलिए इसे सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। तीसरी बात आई कि इसे भाई क्रेब्स चक्र, तो क्रेब्स ने खोज की, इसलिए पहला उत्पाद सिट्रिक अम्ल बना, इसलिए सिट्रिक अम्ल चक्र का। फिर अगला नाम आता है इसका TCA चक्र, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो जो सिट्रिक अम्ल होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक जो ये अम्ल है, इसके 3 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के, 3 समूह जुड़े होते हैं, इसलिए इसे 3 कार्बोक्सिलिक है, तो इसे ट्राई, C से कार्बोक्सिलिक और A से एसिड, यानी 3 कार्बोक्सिलिक समूह सिट्रिक अम्ल में मौजूद होने के कारण इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। जो ये सिट्रिक अम्ल अब बन गया कितने कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला। 6 कार्बन वाला सिट्रिक अम्ल जल अपघटन क्रिया द्वारा एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनिटिक अम्ल का निर्माण करता है। क्या बन गया, सिस एकोनिटिक अम्ल का निर्माण करता है। ये भी 6 ही कार्बन वाला है। अब ये सिस एकोटिनिक अम्ल है, ये फिर से जल योजन करेगा और फेरस आयनों की उपस्थिति में एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रिक अम्ल बनाता है। क्या बनाया, आइसोसिट्रिक अम्ल। ये आइसोसिट्रिक अम्ल भी 6 कार्बन वाला है। अब ये आइसोसिट्रिक अम्ल है, ये एक NAD का NADH2 में अपचयन करके, एक NAD का NADH2 में अपचयन करके एक जल का अणु वियोजित करके आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल का निर्माण करता है। क्या बना रहा है, ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल का निर्माण करता है, ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल बनाता है। अब ये जो ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल है, यह भी 6 कार्बन वाला है। अब ये 6 कार्बन वाला ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल है, वो मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेज काम में आ रहा है, ध्यान रखना। तो यहाँ से एक CO2 का परमाणु, CO2 का एक अणु है, वो निकल गया। तो एक कार्बन परमाणु निकलने के कारण अब ये 6 कार्बन वाला अल्फा कीटो 6 में से 1 कार्बन निकल गया, तो 5 कार्बन वाला अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बनता है। क्या बना, 5 कार्बन वाला
अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल है, यह मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति में और एक NAD का NADH2 में अपचयन करते हुए अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे कोएंजाइम A और योजित हो जाता है। इसलिए भाई एक कार्बन यहाँ पे फिर से निकल गया, तो 5 से 4 कार्बन वाला सक्सिनिल कोएंजाइम A बनता है। यानी ये कोएंजाइम A तो यहाँ से जुड़ गया, यहाँ से कोएंजाइम A जुड़ जाता है और 5 कार्बन वाला सक्सिनिक अम्ल बनेगा। 5 कार्बन से 4 कार्बन वाला सक्सिनिक अम्ल बनेगा और वो ये कोएंजाइम A के साथ जुड़ करके सक्सिनिल कोएंजाइम A का निर्माण कर देता है। तो ध्यान रखना, एक तो CO2 यहाँ निकली थी लिंक रिएक्शन से, फिर यहाँ पे 6 कार्बन वाला सिट्रिक अम्ल बना है, 6 कार्बन वाला ये सिट्रिक अम्ल बना है, फिर इससे एक CO2 यहाँ पे निकल गई, तो ये 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल बन गया, एक CO2 यहाँ निकल गई। अब ये 4 कार्बन वाला सक्सिनिल कोएंजाइम A बन गया। यहाँ पे 2 कार्बन जुड़े थे, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे निकल गए, यानी 2 जुड़े थे 2 निकल जाते हैं। अब क्या बन गया, 4 कार्बन वाला सक्सिनिल कोएंजाइम A। अब ये सक्सिनिल कोएंजाइम A है, यह GDP को GTP में परिवर्तित करती है। GDP क्या है, ग्वानोसिन डाइफास्फेट, ये ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट में बदल जाएगा और कोएंजाइम A भी बाहर निकल जाएगा। और ये एंजाइम यहाँ पे काम कौन सा आएगा, सक्सिनिल थायोकाइनेज। कौन सा काम आएगा, सक्सिनिल थायोकाइनेज एंजाइम काम आता है और ये किस में बदल जाता है, सक्सिनिक अम्ल में बदल जाता है। सक्सिनिक अम्ल भी कैसा है, 4 कार्बन वाला। अब सक्सिनिक अम्ल है वो सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक FADH2 बनाते हुए, एक FADH2 में परिवर्तन करते हुए जल वियोजन क्रिया द्वारा फ्यूमेरिक अम्ल में बदल जाता है। यहाँ पे एक FADH2 बना है। अब ये फ्यूमेरिक अम्ल है, यह फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में जल योजन क्रिया द्वारा मैलिक अम्ल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मैलिक अम्ल में। मैलिक अम्ल भी कैसा है, 4 कार्बन वाला। अब ये मैलिक अम्ल है, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाते हुए, एक NADH2 का निर्माण करते हुए ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल फिर से एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ जुड़ करके सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है और यह क्रिया निरंतर जारी रहती है। इसमें देखते हैं कि हम भाई एक NADH2 यहाँ पे बना है, एक NADH2 यहाँ पे बना है, एक NADH2 यहाँ पे बना है और एक NADH2 यहाँ बना है। यानी 1 2 3 और 4 NADH2 बन गए। तो 4 से एक NADH2 से 3, तो 4 3 12, एक GTP से ATP बनेगा 13 और 2 FADH2 से, इस तरह 15 ATP एक पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से हमें प्राप्त होते हैं। तो टोटल कितने, 2 पायरुविक अम्ल के ग्लूकोज के एक अणु में टोटल पायरुविक अम्ल के 2 अणु बन गए। तो 15 यहाँ से और 15 दूसरे अणु से, पायरुविक अम्ल के दूसरे अणु से 15 ATP। इस तरह लिंक रिएक्शन एवं क्रेब्स चक्र दोनों से कुल 30 ATP हमें प्राप्त होते हैं। अगर अब हम बात करते हैं कि जो ये क्रेब्स चक्र है, इस क्रेब्स चक्र को क्रेब्स चक्र क्यों कहा है भाई, क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको क्रेब्स चक्र कहा गया। पहला उत्पाद सिट्रिक अम्ल होता है, इसलिए इसको सिट्रिक अम्ल चक्र कहा गया।
और TCA चक्र क्यों कहा गया? क्योंकि सिट्रिक अम्ल में 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो समूह हैं वो पाए जाते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, इसलिए इसे TCA चक्र कहते हैं। हाँ भाई, इस चक्र के प्रारंभ में एसिटाइल कोएंजाइम है, वह अपने दोनों कार्बन OAA को देता है और 6 कार्बन वाला सिट्रिक अम्ल बनाता है। अब इस जो चक्र है इसको हम संक्षेप में निम्न अभिक्रिया के द्वारा भी लिख सकते हैं। इसको क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम A, ये हमारे पास कहां से प्राप्त हुआ? लिंक रिएक्शन से, और 3 H2O जुड़ते हैं, 3 NAD+ जुड़ते हैं, 1 FAD जुड़ता है, 1 GDP जुड़ता है, 1 फास्फेट समूह जुड़ता है। और बनते क्या क्या हैं? कोएंजाइम A 3CO2 2CO2 3 NADH2 प्लस GTP प्लस FADH2, ये हमारे पास बनते हैं। अब ये 3 NADH2 से, एक NADH2 से कितने हैं? 3, तो 3 दिए 9 ATP, तो ये बन गए। GTP से 1 10 और FADH2 से 2 12, यानी एक एसिटाइल कोएंजाइम A से क्रेब्स चक्र द्वारा 12 ATP बने। दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम A से वही 12 ATP। 6 ATP हमें लिंक रिएक्शन से मिलते हैं। ये तो कहां से? क्रेब्स चक्र से। ये कहां से? लिंक रिएक्शन से। और 8 ATP हमें कहां से प्राप्त होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस से। इस तरह कुल 38 ATP का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज के अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल 38 ATP बनते हैं। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस से हमने 8 ATP के बारे में जो पढ़ा है, इसमें कई बार 6 ATP भी बनते हैं। अब वो 6 ATP कब बनते हैं, इसको मैं स्टार से समझा रहा हूं कि 6 ATP कब बनते हैं, 8 ATP कब बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के अंदर 2 ATP का तो शुद्ध लाभ होता है, 2 ATP का तो शुद्ध लाभ होता है, साथ में 2 NADH2 बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं। कहां से? ग्लाइकोलाइसिस से, ग्लाइकोलाइसिस से। हाँ भाई, अब देखो ग्लाइकोलाइसिस से बना जो NADH2 है, ये 2 NADH2 यदि मैलेट एस्पार्टेट शटल से, मैलेट एस्पार्टेट शटल से ETS में जाते हैं। कहां जाते हैं? ETS में जाते हैं, तो एक NADH2 से 3 ATP बनेंगे, यानी कुल 6 ATP का निर्माण होगा। कुल कितने ATP का निर्माण होगा? NADH2 से 6 ATP, यानी 6 तो ये और 2 ये, कितने ATP बन गए? 8 ATP। और यदि ये जो NADH2 है
ये ग्लाइकोलाइसिस से, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस से बने जो NADH2 है वो ग्लिसरोल फास्फेट शटल, ग्लिसरोल फास्फेट शटल के द्वारा ETS में जाएंगे तो एक NADH2 से 2 ATP यानी कुल 4 ATP का निर्माण होगा। कुल कितने, यानी एक NADH2 से फिर 2 ही ATP बनेंगे, यानी कुल 4 ATP बनते हैं, यानी 4 तो ये और 2 ये 6 ATP का निर्माण हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कुल कितने ATP बनते हैं, तो आप कहोगे सामान्यतः कितने ATP बनते हैं, 38 ATP बनते हैं। और अगर आपसे कहे कि ग्लाइकोलाइसिस से बने जो दोनों NADH2 हैं वो ग्लिसरोल फास्फेट शटल के द्वारा ETS में प्रवेश करेंगे तब कितने ATP बनेंगे, तो उस स्थिति में कुल 36 ATP का निर्माण होता है। कितने ATP बनते हैं, 36 ATP बनते हैं। अब क्रेब्स चक्र का महत्व पढ़ते हैं। क्रेब्स चक्र का महत्व, क्या महत्व है क्रेब्स चक्र का? हाँ जी, क्रेब्स चक्र से ATP के रूप में क्या बनती है भाई? पहला पॉइंट अगर आप कहोगे ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है जो जीवों के अंदर विभिन्न जैविक कार्यों को संपन्न करने के लिए काम में ली जाती है। दूसरी बात, क्रेब्स चक्र से बने मध्यवर्ती जो उत्पाद हैं, क्रेब्स चक्र से बने मध्यवर्ती जो उत्पाद हैं वो अन्य जैव अणुओं के संश्लेषण में काम आते हैं। जैसे हम बात करें सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए है, वह सक्सिनिल कोएंजाइम ए पर्णहरित के संश्लेषण में, किसके संश्लेषण में? पर्णहरित के संश्लेषण में काम आता है। इसी प्रकार एक बनता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल जो बनता है वो पायरुविक अम्ल से पायरुविक अम्ल से और ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से अमीनो अम्ल का संश्लेषण करता है। किससे? पायरुविक अम्ल एवं OAA से किसका संश्लेषण करता है? अमीनो अम्लों का संश्लेषण करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसको अपन ETS बोलते हैं। क्रेब्स चक्र के अंत में क्या क्या बने? NADH2, FADH2, GTP। अर्थात क्रेब्स चक्र के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण तो हो जाता है, लेकिन ऊर्जा ETS के अंदर जाके बनती है। क्रेब्स चक्र से बने NADH2, FADH2 और ये जो GTP हैं, इनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा ETS में हमें प्राप्त होती है। ETS के अंदर इलेक्ट्रॉनों का एक वाहक से दूसरे वाहक पर, एक वाहक से दूसरे वाहक के ऊपर स्थानांतरण क्रमबद्ध रूप से होता है। अर्थात ये स्थानांतरण वाहकों के उच्च ऊर्जा स्तर से, जैसे ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये उच्च है, ऐसे उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर ऐसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। हाँ भाई, जिससे इन ऊर्जा स्तरों में जो अंतर है उतनी ऊर्जा निकलती है। उतनी ऊर्जा क्या होती है? निकलती है। जितना अंतर होता है उतनी ऊर्जा निकलती है। अब ये जो ऊर्जा निकलती है
यही हमें एटीपी के रूप में, यही हमें किस रूप में, एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। जैसे हम एक डायग्राम से समझते हैं कि ये अपना ईटीएस का एक डायग्राम है। इसमें समझना ये ऊर्जा स्तर है, ये जैसे पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये संकुल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे पहला संकुल हमारा फ्लेवोप्रोटीन है, दूसरा संकुल साइटोक्रोम बी है, तीसरा जो संकुल होता है साइटोक्रोम सी होता है, चौथा संकुल साइटोक्रोम ए होता है, और पांचवा जो संकुल है वो साइटोक्रोम A3 होता है। ये हमारे क्या है, संकुल है। तो देखो यहाँ से जैसे NAD है वो NADH2 के अंदर बदल के आई थी, वो ADP से फास्फेट समूह जोड़ करके ATP बना लेती है। ऐसे ही ये FAD है वो FADH2 में बदल गई, और FADH2 से ये जो फिर से क्या ADP के साथ फास्फेट समूह जुड़ गया और ATP बन गया। इस तरह ये एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और जितना ऊर्जा स्तरों में अंतर होता है उतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और उस ऊर्जा को किस रूप में, अर्थात ऊर्जा को भाई ATP के रूप में संचित कर लिया जाता है। हाँ जी, ये जो संकुल है इनमें इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के अलावा कुछ साइटोक्रोम सी, यूबिक्विनोन और चलवाहक भी पाए जाते हैं। ETS में NADH2 व FADH2 का ऑक्सीकरण हम समझते हैं किस प्रकार से होता है। क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बने हुए जो NADH2 हैं वे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NAD के अंदर ऑक्सीकृत हो जाएंगे। इसमें NAD प्लस में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस क्रिया से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इस क्रिया से क्या निकलेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वे इलेक्ट्रॉन एक संकुल से दूसरे संकुल पर जाएंगे, और जितना ऊर्जा का अंतर है संकुलों के मध्य उतनी ऊर्जा का क्या करेंगे, स्थानांतरण या मुक्त करेंगे, और ये ऊर्जा ATP के रूप में संचित हो जाएगी। ये ऊर्जा किस रूप में, ATP के रूप में संचित हो जाएगी। एक जो NADH2 है इससे 3 ATP बनते हैं, जबकि एक FADH2 से 2 ATP का निर्माण होता है, और GTP से केवल 1 ATP बनता है। अंत में जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, अंत में जो बचे हुए हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वे O2 के साथ जुड़ करके जल का निर्माण कर लेते हैं, जल का निर्माण कर लेते हैं। अर्थात फास्फोरिलीकरण की यह जो क्रिया होगी, अंत में फास्फोरिलीकरण की जो क्रिया होती है उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु शेष रह जाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके जल का निर्माण करते हैं। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण इसे ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण भी इसको कहा जाता है। बाकी इस अध्याय के जो अन्य टॉपिक हैं उनके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।